नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज फिर से वीडियो थोड़ा लेट था। अभी मैंने जैसे आपको कल बताया था, 1-2 दिन सेटअप में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा इरेगुलर हो पा रहे हैं। इवन मेरा पूरा टाइम शेड्यूल बिगड़ा हुआ है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कल से एकदम प्रॉपर टाइम पर आपको हर एक चीज़ मिले। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इश्यूज़ हमारे पास में आज क्या क्या है। इश्यूज़ में हम तो एक तो देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इंटरनल वर्किंग है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरा, हमारे यहाँ से सर्विस और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो कितना क्या हुआ है और क्या क्या और हमें करने की ज़रूरत है जिससे कि हम हमारा एक्सपोर्ट राइज कर सकें। फिर एक इशू है वो रहेगा कि मॉनसून की क्या परिस्थितियाँ हैं इस सीज़न में, और एक हम देखेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या रही ओवरऑल 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा उसमें। तो ये इश्यूज़ हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है हाउ टू फिल द बिग ब्लैक होल। आर्टिकल को लिखा है मनीष तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये कांग्रेस के लीडर हैं, राइट। इनका ये कहना है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे या फिर जिन्होंने हमारे फोरफादर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफराज का जो प्रोविज़न था वो शुरू में ही डाल दिया। इसका मतलब जात पात धर्म कलर किसी के बेसिस पर भी किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इवन लिटरेसी इलिटरेसी पर भी इतना ध्यान नहीं दिया गया, सबको वोटिंग राइट दे दिया। क्या कह के कि जिसकी भी उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा है वो वोट दे सकता है। तो ऐसे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 क्या कहता है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बारे में, ठीक है। 1947 की अगर बात करें, जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे देश में लिटरेसी रेट थी ओनली 12%। इसका मतलब केवल 88% लोग मतलब 88% लोग असाक्षर थे, पढ़ना लिखना उनको नहीं आता था। तो ऐसी परिस्थितियों में भी हमने ये डिसाइड किया कि जी वोटिंग राइट तो सबको इक्वल मैनर में मिलना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी कास्ट कलर क्रीड किसी भी प्रोविज़न से उनके सामने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आज तक हम देखें तो 1952 से लेकर अब तक कितने इलेक्शंस हो गए, सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें कि वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज कब दिया गया, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट्री सिस्टम 1215 में शुरू हो गया था, जब वहाँ पर साइन किया गया था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिसमें सिटीजन्स के राइट्स के बारे में प्रोविज़न किया जाता है। तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को क्या बोलते हैं हम, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से यूके में भी वुमेन को वोटिंग राइट कब मिलता है, 1928 में। इतने टाइम वक्त इतना मतलब समय बिताया गया, 700 साल का टाइम, तब जाकर के वुमेन को वोटिंग राइट मिला। फिर आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए की बात करें तो वहाँ पर भी 1870 में 15वां अमेंडमेंट लाया गया, तब जाकर के जो अफ्रीकन अमेरिकन मैन थे उनको वोटिंग राइट मिला, मैंस को, ठीक है ना। फिर बात आती है 1920 की, तब जाके 19th अमेंडमेंट लाया जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब जाकर के वुमेन को वोटिंग राइट मिलता है वहाँ पर। तो आप देख लो, दुनिया की बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज में से एक डेमोक्रेसी यूएसए की, उसमें भी आप देख लो कि किस तरीके से वोटिंग राइट सब लोगों को देने में कितना टाइम लगा। फिर इसके बाद में अगर हम देखें आगे, जापान में भी देखो, जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हार जाता है जापान 1945 में, उसके बाद में वोटिंग राइट दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देख लो बिल ऑफ राइट्स की, जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है ना, वो हमने यहीं से इंस्पिरेशन लिया यूनाइटेड स्टेट्स के इस पर्टिकुलर बात करें हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे हमने लिया है। तो आप देखो कि कितना वक्त लगाया। ऑस्ट्रेलिया में 1967 तक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, मतलब सबको वोटिंग देने का कोई पावर नहीं थी वहाँ पर। बोले ये चीज़ हमारे यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ तभी कर दी गई थी। इसका मतलब डेमोक्रेसी में कितना ज़्यादा विश्वास था। फिर आपको पता है कि टाइम बीतने के साथ में 1980s के टाइम पे, राजीव गांधी सरकार के टाइम पर वोटिंग राइट जो था वो 21 साल की उम्र से घटाकर 18 साल की उम्र कर दी गई थी। और फिर टाइम बीतने के साथ में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बेसिस पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। तो यहाँ पर क्या चीज़ हुई,
थर्ड टीयर गवर्नमेंट भी हमने इस्टेब्लिश कर दी। इसका मतलब हमें हमारे लोगों पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि लोकल लेवल पर भी हम हमारी सरकार चलवा सकते हैं। तो आप देखो कि कितना एफिशिएंटली, कितना सही तरीके से हमारे सिस्टम को काम करते हुए 70 साल के लगभग टाइम बीत रहा है। ऐसी परिस्थितियों में केवल कुछ हिस्सों को छोड़ दो, चाहे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कुछ हिस्सा मान लो, या थोड़ा बहुत सेंट्रल इंडिया वाला रीजन जहां पर ट्राइबल एरियाज हैं, वहां को छोड़ दो, बाकी ज़्यादातर एरियाज में, ट्राइबल का मतलब ये होगा सेंट्रल इंडिया का नक्सलवादी वाला इशू है ना, वहां के अलावा देखो बहुत ही एफिशिएंटली हमारे यहाँ पर काम हो रहा है अच्छे से। आज हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो 2858 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड हैं। उनमें से नेशनल पार्टीज़ का टैग मिला हुआ है 8 को, 54 है उनको स्टेट पार्टीज़ का, और बची हुई है उनको अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ की कैटेगरी में डाला हुआ है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर रखा है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो नॉर्मल हमारे इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, उनको सुपरिंटेंडेंट करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनके इंटरनली क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 के हिसाब से देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं आती। अब यहाँ पर राइटर जो है वो कुछ स्टेटमेंट पिक करना चाह रहे हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, इसका सेक्शन 29A है। ये क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास पूरी पावर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने की, पर डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। ओके, तो राइटर एक तो पॉइंट ये पिक कर रहे हैं, जबकि दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि 1968 का द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, उसका सेक्शन 16A अगर उठाया जाए तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में पूरी पावर है कि वो किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकता है नेशनल पार्टी के तौर पे, स्टेट पार्टी के तौर पे, और उस रिकॉग्निशन को विड्रॉ भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में 1968 के ऑर्डर्स के बेसिस पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करना और रिकॉग्निशन को विड्रॉ करना दोनों पावर्स हैं। जबकि आरपीए एक्ट ऑफ 1951 का सेक्शन 29A क्या कहता है कि केवल रिकॉग्निशन किया जा सकता है, डी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। तो बोला एक तो ये कॉन्ट्राडिक्शन करेक्ट होनी जरूरी है। ठीक है कि ऑर्डर तो कहता है कि हाँ भाई रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो विड्रॉ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि एक्ट ये कहता है कि रिकॉग्निशन दिया जा सकता है बट विड्रॉ नहीं किया जा सकता। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल इश्यूज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई हेरफेर नहीं करेगा। तो ऐसे में टाइम बीतने के साथ में इश्यूज क्रिएट होते हैं और 13 अगस्त 1996 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया गया और उसमें एक सर्कुलर इशू किया जिसमें ये कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जिनको रजिस्टर करवा रखा है, जिन्होंने अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, चाहे फिर वो नेशनल हो, स्टेट हो, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड पार्टी हो, उनको इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होगा। मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में इलेक्शन करवा करके और जो भी हेड हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनका इलेक्शन वहां पर होना चाहिए। जैसे पूरे देश में इलेक्शन होता है ना, वैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी ये सारी मिलकर के या आम आदमी पार्टी ये अपने अपने इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट कराए। ऐसा नहीं कि कहीं पे नेपोटिज्म चल रहा है, फैमिली परिवारवाद चल रहा है, बोलो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है, तो इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कुछ भी का मतलब। फिर मुद्दा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, अर्जुन सिंह वर्सेस प्रेसिडेंट इंडिया नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट नहीं सॉरी इलेक्शन कमीशन के पास ये मुद्दा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर से वही बात कह दी कि भाई केवल और केवल गाइडलाइन जो है 1996 की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी कि इंटरनल इलेक्शंस कराओगे, बोलो उनको केवल और केवल नाम के ऊपर कराया जाता है, प्रॉपर मैनर में ना इलेक्शन कराए जा रहे हैं और जो कैपेबल इंडिविजुअल्स हैं उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में
साफ साफ ये कहा गया कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करता है इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके अगेंस्ट में लीगल मेजर्स की लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेसेसरी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जा सकते हैं। बोले ये वर्ड्स है ना, ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े टाइट हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस इशू होने के बावजूद भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इवन जो कमियां हैं वो कमियां लगातार चल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उन कमियों को नहीं करेक्ट कर पा रहा है। तो वो जमाना था जब टीएन शेषन की मतलब चेयरमैनशिप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत शानदार काम किया था। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर ये हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1990s के टाइम पे, शुरुआती सालों में। तो बोले पिछले 15-20 सालों की अगर हम बात करें, 25 साल की बात हो चुकी है, ये गाइडलाइंस आए हुए हैं, अभी तक भी इनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाने में इलेक्शन कमीशन जो है वो सफल नहीं हो रहा है। तो टाइम आ चुका है कि इलेक्शन कमीशन अपनी उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करे। फिर इसके लिए क्या करने की जरूरत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद तो मॉनिटर करेगा, तो ऑलरेडी इलेक्शंस कितने चलते रहते हैं, तो इसके लिए एक एक्सटर्नल इलेक्शन मॉनिटर अपॉइंट करे जो कि पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करके रखे, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल एस्पेक्ट्स हैं वो जस्ट, फेयर और क्रेडिबल मैनर में काम कर पाए। तभी जाकर के वो पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन डेमोक्रेसी को और ज्यादा प्रमोट कर पाएंगी। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल था, बड़ा अच्छा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द ग्रोथ एक्सेलरेटर। आर्टिकल को लिखा है यहां पर आप देख सकते हो प्रवर साहू और प्रभाकर साहू और आकिब मुजतबा। ठीक है, इनका ये कहना है कि इंडिया का एक्सपोर्ट 2021-22 में पैंडेमिक से पहले का एक्सपोर्ट लेवल था उसको भी क्रॉस कर गया। 2018-19 का वो साल जो पैंडेमिक से पहले था, $331 बिलियन का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट रहा, जो कि 2021-22 में $418 बिलियन का हो चुका है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें सर्विस एक्सपोर्ट और मर्केंडाइज मतलब गुड्स और सर्विस दोनों को ऐड करें तो लगभग $650 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया। ऐसे में अगर हम मर्केंडाइज ट्रेड की बात करें कि हमने इंपोर्ट भी किया और एक्सपोर्ट भी किया, तो एक्सपोर्ट जो किया वो तो आपने किया, प्लस इंपोर्ट आपने क्या किया, $610 बिलियन का इंपोर्ट भी किया। ओवरऑल आप देखो मर्केंडाइज ट्रेड इंडिया का कितना रहा, $1.28 ट्रिलियन। तो ऐसे में हमारा टारगेट क्या है, हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना 2030 से पहले, बहुत पहले 2025 तक का ही टारगेट है ये, है ना। उसके लिए क्या किया जाए कि जो हम अभी आगे सजेशंस देखें उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे 2030 की बजाय 2027-28 के साल में ही हम $1 ट्रिलियन का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कर पाएं। 2030 तक पहुंचते पहुंचते $1 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है कि एक्सपोर्ट करें हम सर्विसेज का, वो अचीव हो पाए। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 2018-19 का जो प्री पेंडेमिक ईयर था उसके कंपैरिजन में 2021-22 का जो पोस्ट पेंडेमिक पीरियड है या ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड है, इसमें हमने इतना एक्सपोर्ट राइज कैसे किया? तो इसमें प्रोएक्टिव पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम, ड्यूटी एग्जाम्पशन जो छूट दी गई कस्टम ड्यूटीज में इनमें, तो इसकी वजह से सस्ता पड़ गया माल हमारा और बेचने में आसानी रही। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने इस एक्सपोर्ट के लिए, तो ये हो गई। इसके अलावा गोल्ड कार्ड स्कीम और इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, ये वो स्कीम्स है जिनके बेसिस पे आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो, जैसे इंडिया एक गोल्ड इंपोर्टर है बड़ा, तो उस चीज को अच्छे से मैनेज करना जरूरी है। तो उस केस में इन चीजों को प्रमोट कर देना, एकदम एफिशिएंट मैनर में काम करवाना, आरबीआई ने भी अपनी तरफ से कहते हैं ना हैंड इन हैंड अच्छे से काम किया गवर्नमेंट के साथ मिलते हुए। इसके अलावा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव दिए गए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं वो सेटअप की गई। इतना बेनिफिट मिला इसका कि रिजल्ट ये है कि आज हमने $400 बिलियन से भी ज्यादा मर्केंडाइज के एक्सपोर्ट किया है। अगर हम देखें तो एनुअल ग्रोथ रेट जो है, अभी तक तो क्या थी, सिल्वर लाइंस, अब है हमारे सामने कुछ कंसर्न्स जिनको हमें एड्रेस करना है। अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट देखें इंडिया से एक्सपोर्ट की, तो 2011 से 2021 के बीच में क्या रही है, 1%, जबकि चाइना की 3%, बांग्लादेश की 4.2%। अब आप देखो कि इन दोनों कंट्रीज से भी हम कितना पीछे हैं, तो हमें हमारी ग्रोथ रेट को और ज्यादा स्पीड अप करने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए बताया जा रहा है
कि हमें एक तो पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करना होगा और एक्चुअल रियलिटी को मानना होगा। कैसे? मान लो हम डायमंड और ज्वेलरी की बात करें, इसके एक्सपोर्ट का पोटेंशियल इंडिया के पास कितना है? 58 बिलियन डॉलर्स एनुअली, जबकि हम करते कितना एक्सपोर्ट? ओनली 30 बिलियन डॉलर्स का। तो ऐसे में इसको राइज करना जरूरी है। मतलब क्या हो गया इसका कि अब आपको सेक्टर स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जनरली आपने चीजों को देखा, अब आपको पर्टिकुलर होने की जरूरत है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएगी। इसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी हमें अपने आप को, हमारा पार्टिसिपेशन राइज करना होगा आने वाले कुछ दशकों में, क्योंकि आज हमारे देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, बोलो वो हमारे फेवर में है। तो क्यों ना हम लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े। इसका फायदा आप यहां से उठा सकते हो कि जैसे जापान, कोरिया, मलेशिया, चाइना, यहां से कंपनीज बाहर निकल रही है और वो जा रही है ऐसी जगह पर जहां पर सस्ता लेबर मिल जाए, और वो जा रही है कहां पे? बांग्लादेश, मैक्सिको और थाईलैंड में। तो भाई हमारे पास में इतना लेबर अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं अट्रैक्ट करते उसको? क्योंकि ये इंडस्ट्रीज यहां से निकल रही है, तो इनको हम हमारी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो कितना बेनिफिट हो सकता है। इवन इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, इसमें भी अगर देखें तो एक आइडिया दिया था जिसका नाम है असेंबल इन इंडिया। तो जो हम नेटवर्क प्रोडक्ट्स की बात करें, जो कि फिर बाद में एमएनसी इनमें काम आता है, ऑनलाइन जो भी काम होते हैं उनमें, ठीक है, तो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप नेटवर्किंग का काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे केबल बनना है, ठीक है, या कोई और जैसे राउटर्स का बनना है, इस तरीके से बोलो इन चीज़ों को हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। और इसका टारगेट ये था कि अगर हम असेंबल इन इंडिया वाले सिस्टम को अगर हमारी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि वर्ल्ड एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन 6% होगा, रिजल्ट होगा लगभग 80 मिलियन जॉब्स, 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके साथ में इंडिया को एक बड़े मार्केट के तौर पे और सस्ती मैन पावर के तौर पे अपने आप को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के तौर पे एक्सपोज करना होगा खुद को। इसके लिए चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो है वो बेस्ट है, जिस पे ये बाकी कंट्रीज काम कर रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजीज ने अब क्या है कि जो भी ये एमएनसीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो चाइना ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी दूसरे ऑप्शंस भी निकाल रहे हैं कि भाई 100% केवल मैन्युफैक्चरिंग चाइना में रखेंगे तो चाइना अपनी मोनोपोली के चक्कर में हमें परेशान कर सकता है। तो चाइना के अलावा भी किसी दूसरे कंट्री में भी हम हमारा इन्वेस्टमेंट करके रखें बैकअप के लिए, या फिर चाइना से विड्रॉ करने के लिए। तो ये हो गई चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। तो क्यों ना हम इस प्लस वन स्ट्रेटेजी में खुद को एक प्रॉमिसिंग कहते हैं ना ऑप्शन के तौर पर शो करें। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से काम में लेना होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। इसमें इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, जैसे लॉजिस्टिक्स, भाई माल बन गया, माल बनाने में, माल बनने से लेकर के और माल को एक्सपोर्ट करने तक की इतनी हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स को कम करो, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करो, ठीक है, ट्रांजैक्शन कोड, ट्रेड कॉस्ट, ये रिड्यूस करने की जरूरत है, तब जाकर के हम ग्लोबल वैल्यू चेन में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आज अगर हम देखें तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें हमारी रैंक है 44th, जबकि चाइना की रैंक है 26th और साउथ कोरिया की रैंक है 25th। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने कम से कम 1 या 2 बार ये पूछ भी लिया है, ठीक है, और भी कहीं पे पूछा जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में साउथ कोरिया, चाइना, यहाँ से भी हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। वैसे देखा जाए तो नीति आयोग ने अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इनके साथ इसके साथ मिलकर के एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज किया है, ठीक है, 2021 में, जिसमें इंडियन स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है कि ट्रेड पॉलिसी उन स्टेट्स में कैसी है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ओवरऑल इन सारे इंडिकेटर्स का एवरेज निकाल करके देना। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कितना जो स्टेट्स के बीच में एक जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करो और आगे बढ़ो, तो बोलो वो चीज प्रमोट करने के लिए नीति आयोग ने अपनी तरफ से पहले एफर्ट्स डाल रखे हैं। इसके अलावा हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा साइन करने की जरूरत है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब एक तो
जो ड्यूटीज लगा दी जाती है, टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, एक तो वो हो जाता है, और एक होता है नॉन टैरिफ कि भाई हमारे कल्चर में ये चीज़ अलाउड नहीं है, आपके जो आइटम्स हैं इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिला है, इस तरीके के जो बैरियर्स लगते हैं ना उनसे हम बच सकते हैं। ऐसे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, यूके और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कनाडा, इनके साथ में भी हम एंगेज कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हमें डेफिनेटली मिलेगा। तो ऐसे में हमें और ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्शनिज्म की बजाय और ज़्यादा ओपन होने की ज़रूरत है। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट दोनों का 1 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट है, वो अचीव होना ही चाहिए 2030 तक। तो भाई चाइना +1 स्ट्रेटेजी है ना, इसको कैपिटलाइज कर लो, फायदे में रहेंगे। प्रोटेक्शनिज्म, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दरवाजे बंद करके रखें, नो, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ना ही हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को प्रमोट होने देना है कि भाई कच्चा माल आ रहा है उस पर तो टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो और फिनिश प्रोडक्ट है वो सस्ता बिक रहा है, तो कच्चा माल अगर महंगा आएगा हमारे देश में तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रोडक्शन महंगा होगा, तो फिर बेचेंगे क्या मार्केट में, फिर वो है कि नहीं। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी हमें रोकना होगा, तब जाकर के ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस हम इंप्रूव करेंगे और हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन है वो अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत ही गजब का आर्टिकल था, वो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द प्रॉमिस ऑफ रेन। देखो आईएमडी के द्वारा अभी डिटेल रिलीज की गई है कि साउथ वेस्ट मानसून है वो स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है टाइम के साथ में। तो बोले ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करें, पिछले 50-60 सालों में अगर एवरेज निकाला जाए कि भाई कितना हमारे रेनफॉल रिसीव हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में लगभग 103% रेनफॉल रिसीव होने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन आईएमएफ ने बताया, आईएमडी ने बताई, आईएमएफ बोल दिया मैंने, सॉरी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। अब देखो इसके पीछे वजह क्या है। एक तो ला नीना की सिचुएशन है ना, वो लगातार बनती चली जा रही है। ला नीना में क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, ये साउथ अफ्रीका मानो, ये ऑस्ट्रेलिया मान लो, ठीक है, और इधर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से इधर जाओगे तो यहाँ पे ये इंडिया आ जाता है, राइट। तो साउथ अफ्रीका की जो वेस्टर्न कोस्ट है, साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट, पेरुवियन कोस्ट जिसको बोलते हैं, वो अगर ठंडी हो जाए, कोल्ड रहे, और ऑस्ट्रेलियन ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ी वार्म रहे, तो वार्म जहां पर रहेगा वहां पर टेम्परेचर प्रेशर रहेगा लो, और जहां पर कूलिंग थोड़ी ज़्यादा है वहां पर रहेगा हाई प्रेशर। तो हवाएं किस तरफ चलेंगी मॉइस्चर को लेकर के, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आने वाली हवाएं फिर इंडिया के मानसून को भी स्ट्रांग बना देती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ला नीना। जबकि इसका जस्ट उल्टा कर दो कि ये पेरुवियन कोस्ट जो है वो अगर हो गई हॉट मतलब गर्म, और इसके कंपैरिजन में ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है ये हो गई थोड़ी सी कोल्ड। अब आप देखो इधर हाई प्रेशर हुआ कि नहीं, और इधर लो प्रेशर हो गया, तो लो प्रेशर से हवाएं जस्ट उल्टा चली जाएगी और रेनफॉल कहाँ होगा, पेरू में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, और इसी वजह से फिर बाद में हमारे इंडिया में भी रेनफॉल कम रिसीव होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं अल नीनो। तो अब की बार कंडीशन कौन सी बन रही है, ला नीना की। तो ला नीना देखो इंडियन सेगमेंट, इंडिया को लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर देखें तो एक तो गर्मियों का टेम्परेचर का बढ़ना, जो भी गर्मियां पड़ रही हैं ज़बरदस्त, और दूसरी ये ला नीना जैसी सिचुएशन का प्रिवेल करना। बोलो दोनों विन विन सिचुएशन है। बोला इन्हीं के बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर अब की बार रेनफॉल जो है अच्छा रहेगा। पर सवाल ये है कि क्या इसके लिए हम बिल्कुल रेडी रहे कि हाँ जी अच्छा ही होगा सब कुछ। तो इसके लिए एक एडिटर है, कुछ कहते हैं ना कि कैविएट्स भी डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ वार्निंग्स भी है। क्या देखो, एक तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, मेनली खरीफ सीजन, जो कि इसी टाइम पे होती है, रेनफॉल वाले टाइम पे ही। तो बोलो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरा, स्पेशल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक अपने आप में कंसर्न रहता है। स्पेशल, भाई राजस्थान में हो गया रेनफॉल, कर्नाटका में हुआ कि नहीं हुआ, या मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं, पूरे देश में क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, या कहीं पर बाढ़ जबरदस्त है, कहीं सूखा पड़ गया, वो भी तो एक पॉइंट है। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जुलाई से मॉनसून शुरू हुआ, जुलाई के फर्स्ट मंथ में रेनफॉल अच्छा रहा, फर्स्ट हाफ में अच्छा रेनफॉल रहा, सेकंड हाफ में रेनफॉल नहीं रहा, तो टाइम के साथ साथ में भी डिस्ट्रीब्यूशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए ना। बोले ये एक तो कंसर्न के पॉइंट रहेंगे। दूसरी बात, पिछले साल भी ला नीना के प्रोविजन के बारे में बोला था कि ला नीना की परिस्थितियां बन रही है तो बोला रेनफॉल अच्छा होगा, बट वो ला नीना जो था वो अक्टूबर मंथ से ही बनना शुरू हो गया था। पिछली बार की हम बात करें तो 2020 की बात चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में 2021 में जो रेनफॉल था ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि रेनफॉल शुरू हो गया जुलाई के फर्स्ट हाफ में आराम से बढ़िया तरीके से, बट
शुरुआत में 15 दिन तक तो गजब का रेनफॉल होता है और फिर बाद में जुलाई का मिड से लेकर के अगस्त तक आप देखो रेनफॉल रिसीव ही नहीं होता, बिल्कुल ड्राई स्पेल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जो फसलें हैं ना वो बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे में खरीफ क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है कई बार। तो ऐसे में टेम्पोरल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होना जरूरी है। दूसरा, खरीफ की फसल जितनी अच्छी होगी उतना ही हम फूड इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो आपको पता है महंगाई, फूड इन्फ्लेशन क्या लेवल पे चल रहा है, 8.38% लेवल पे। इसके अलावा आप देखो कि खरीफ क्रॉप्स को हम डाइवर्सिफाई करवाना चाहते हैं, चाहे गन्ना हो या फिर राइस हो। तो उसके लिए क्या किया जाए, जो गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी डिक्लेयर की जाती है ना सोइंग से पहले, अब सोइंग होने वाली है खरीफ सीजन की, जून में शुरू हो जाती है। तो ऐसे में पहले से ही एमएसपी डिक्लेयर की जाए, जिससे कि किसान ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन, मेज इन पर ज्यादा फोकस करे, जो कि कम पानी में उपजाई जा सके, बजाय कि चावल और शुगर केन के। कारण कि पानी की कमी बहुत ज्यादा है। चेन्नई तो ऑलरेडी पानी की क्राइसिस में आ चुका है कि नहीं, और बाकी जो बड़ी सिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा सिटीज हैं, वो डार्क जोन में डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें थोड़ा सोच समझ करके चलना होगा। तो एक तो फार्मर्स को ये एमएसपी का झांसा देने की जरूरत है कि जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉन वाटर गजलिंग क्रॉप है उस पर रिलाय करें। दूसरा, जो इनपुट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, सीड, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए केमिकल्स, क्या बोलते हैं उनको, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड और क्रेडिट, और फार्म इनपुट जो चाहिए उनको अच्छे से अवेलेबल कराओ टाइम पे। इससे और फार्मर्स एनकरेज होंगे। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को और एग्री इनपुट सप्लायर्स को साथ मिलकर के काम करना होगा। और ये अपॉर्चुनिटी है, कहीं पता पड़े कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है। तो ये चीज यहां पे बता रहे हैं एडिटर। आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल है रिकवरिंग स्लोली। ये अभी डेटा रिलीज किया है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि 2021-22 में हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना रहा, 8.7%। मतलब फरवरी महीने में जो एक्सपेक्टेड था ना, उससे 0.2% कम रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो प्री पेंडेमिक लेवल के कंपैरिजन में अभी का जो हमारा इकोनॉमी का लेवल है वो केवल 1.5% ही ज़्यादा है। इसका मतलब अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और इसके पीछे दो कारण हैं। दो कारण कौन से हैं? एक तो प्राइवेट कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत कम रही है। इन दोनों को राइज करना हमारा एक टास्क बन जाता है। बात ठीक है। बाकी चीज़ें ये जो हैं ये आप खुद से पढ़ोगे। कारण क्या है, ये बड़ी शॉर्ट टर्म की बातें हैं, ठीक है ना, कि पिछले 5 महीनों में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक करना ज़रूरी है। और इकोनॉमी की ग्रोथ से रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। थोड़ा सा बेसिक आपकी कमांड है तो इजीली पढ़ लोगे, तो ये पढ़ लेना। एक छोटा सा पॉइंट और है वो बताता हूँ। ये एक आर्टिकल और है इससे सेडिशन लॉ से रिलेटेड। इसके लिए बताया जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 372 है, वो ये कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, तो उसके पहले जो भी कानून इंडियन टेरिटरी में एनफोर्समेंट में थे, बोलो वो कानून लगातार रहेंगे तब तक जब तक कि कोई भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस कानून को रिपील ना कर ले। तो बोले सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड, वो भी उस टाइम पे एनफोर्समेंट में था अंग्रेजों के ज़माने का, और वो उसी टाइम से कंटिन्यू रहा। तो बोले उसको रिपील करने के लिए हमें आर्टिकल 372 को समझना होगा, जो कि ये कहता है कि कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ही रिमूव कर सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में जब मुद्दा पहुंचता है 1955 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो लेजिस्लेचर हो सकती है, कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव भी इस पर एक्शन ले सकते हैं। बट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि केवल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज का मतलब केवल पार्लियामेंट ही ये काम कर सकती है। तो बोले ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 372 तो क्या कहता है कि इंडिपेंडेंस से पहले जो भी लॉज एनफोर्समेंट में थे इंडियन टेरिटरी में, वो लगातार बने रहेंगे जब तक कि कोई भी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिमूव ना करे। ओके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो जाता है ऐड, जो सेडिशन से रिलेटेड हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए, और इस आर्टिकल को भी एक बार आप खुद से पढ़ लेना, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।
और इस डिस्कशन में जो भी था वो यहीं ख़त्म होता है।